प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का लेटेस्ट पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, और निश्चित तौर पर आपके विद्यालयों पर देखने को मिल सकता है। तैयार कर लीजिए पूरा इसे, और ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के समक्ष होने जा रहा है। पेपर बहुत ही सिंपल बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब पेपर बनाते ही नहीं है लोग। अगर आप 2-3 सालों 4 सालों का पेपर अगर रिवाइज मार लिए प्रिय विद्यार्थियों, 2 सालों का भी, तो पूरा समझ लीजिए पेपर वही मिल घूम फिर के मिल रहा है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये प्री बोर्ड का पेपर है या इतना स्ट्रॉन्ग। देख लीजिए एक बार, लेकिन आप देखेंगे खुद आपको यकीन नहीं होगा कि नहीं, हाँ वास्तव में इतना सिंपल पेपर है। एक अच्छा बात, यदि आप विद्यार्थी हैं, सामान्य हिंदी को लेकर परेशान है प्री बोर्ड परीक्षा का, तो ये सेशन आपका है। लेटेस्ट पेपर है 2025 का, एनबी सेट है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर क्वेश्चन सभी इसमें पूछे गए हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र। प्रिय विद्यार्थियों, पेपर पर कभी भी ऐसे निशान वगैरह मत लगाया करिए आप लोग, ठीक है ना। ये चीजें क्या होती है, नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रिकेट करने का भी अधिकार होता है, ठीक है ना। जैनेन्द्र कुमार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाग्य और पुरुषार्थ जो है वो एक निबंध है, यानी गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है, और इसके जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है ना। और भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में उन्होंने महत्व को समझाया इसमें, और दोनों के बीच में दिखाया गया कि नहीं, हाँ भाग्य जो है ईश्वर से अलग नहीं है, और भाग्य भी जो एक तरीके से क्या है, शाश्वत। उन्होंने भाग्य को भी क्या बताया, शाश्वत के रूप में बताया है। गुलाब राय, इनका देखिए, बाबू गुलाब राय की रचना, बाबू गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, विकल्प नंबर अ ही करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा है, क्या है ये? आत्मकथा, ठीक है ना। ख का विकल्प नंबर अ जो होगा करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। देखिए 1941 ईस्वी में जो है प्रिय विद्यार्थियों, इसको जो है लागू किया गया था ना। ये जब पूरा आया था, कब आया था? 1941 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए ग प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये गद्य की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? और फटाफट अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर प्रताप, नारायण मिश्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। तो ग का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 मार्च 1883 से उन्होंने क्या किया, कानपुर से प्रिय विद्यार्थियों ये किया गया था ना। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हुआ था, ठीक है ना। और ये 15 मार्च 1883 की घटना है। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, तट की खोज। देखिए पुनर्नवा जो है ये प्रिय विद्यार्थी यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास यहाँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग का। देखिए घुमक्कड़ के बारे में देखिए, अंगा प्रश्न जो है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। घुमक्कड़ शास्त्र का मतलब हो गया घुमक्कड़ी जीवन, जैसे जो यात्रा वृत्तांत की बात हो गई ना। यात्रा शास्त्र मतलब कोई भी यात्रा यदि करते हैं तो उनके अनुभवों को निचोड़ के रखना ही एक तरीके से यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जी को जो है इसमें बड़ा ही सर्वोपरि माना जाता है। तो अंग का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। फिर विद्यार्थियों 5 जब आपका गद्य प्रश्न हो गया यहाँ पर, तो अब आप लोगों को मिलेगा क्या, काव्य के प्रश्न भी मिलेंगे 5। भाई जाहिर सी बात है, गद्य का जब 5 हो गया तो काव्य पीछे कैसे रह जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? कमायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वैदेही वनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। देखिए इसके अलावा प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास हो गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण रूप से जो रचनाएं हैं वो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। तो विकल्प नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। ख प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 1943 ईस्वी में हुआ था प्रिय विद्यार्थी में, ये है ना 1947 में, 43 में हो जाएगा आपका 1943 में। और महत्वपूर्ण जो ये इनके जो संपादक के रूप में जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम लोग अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर नाम है। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा गया है वो कहा गया है छायावाद को। किसको कहा गया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह कहा गया, किसको कहा गया है? छायावाद को कहा गया है, ठीक है ना। और इसे कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र जी। कौन थे?
डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है किसको? छायावाद को। ठीक है ना। घ प्रश्न क्यों उड़ते हैं हम लोग? ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कबीरदास जी जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना। कबीरदास जी जो थे वो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और देखिए अन्य मुख्य संत कवियों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नानक जी हो गए, रैदास जी हो गए, दादू दयाल जी हो गए, सुंदर दास जी हो गए, मलुक दास जी हो गए। ठीक है ना। ये सभी महत्वपूर्ण रूप से जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों के में, लेकिन प्रतिनिधि कवि में देखिए यहाँ पर कबीरदास जी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? ओंकार काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी जो हो जाएंगे वही हैं किसके? हुंकार काव्य के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है ना। अंग का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हम लोग यहाँ पर तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर गद्यांश का ये सेशन है और बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि ये जो है बार बार पूछा जाने वाला ये सेशन है। ये पहला जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है ये देखिए अशोक से ही मिल गया कि भैया अशोक वाले चैप्टर से है ये। देखिए पहले चैप्टर में ही मिल गया ना आप लोग को अशोक लिखा हुआ। अशोक को जो सम्मान ना, अशोक को जो सम्मान कब मिला था? अशोक को जो सम्मान क्या हुआ था? जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आंसीनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों कर्णावसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अंचल शोभा। तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों बढ़ा देती है ना। ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए पहले तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों की जब भी संदर्भ सहित संदर्भ लिखते हैं आप तो उसको एकदम सही लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर गद्यांश ही आप संदर्भ सही नहीं लिखेंगे तो लोगों को लगेगा कि भैया ये फर्जी बकवास कर रहा है। तो संदर्भ एकदम सही लिखा करिए। तो क्या हो जाएगा संदर्भ यहाँ पर जो अशोक के फूल वाला तो ये चैप्टर है ही आप लोग का। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे लिया गया है बताइए? अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं प्रिय विद्यार्थियों वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? अशोक के फूल से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। ठीक है ना। लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। महत्वपूर्ण रूप से देखिए प्रिय विद्यार्थी निबंध है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए चलिए देखिए अभी जो प्रिय विद्यार्थियों जो हाफ ईयरली में भी मैं पेपर का डिस्कशन किया हुआ था मैंने एक पेपर का, तो वहां पर भी देखिए ये पैरा आया था वहां पर भी। ये दोबारा मैं एक रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। आप अर्धवार्षिक में जाके देख सकते हैं यही पैरा सेम टू सेम यही पैरा वहां पर भी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर बोर्ड में भी वही मिल गया आप लोग को। ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जो एग्जामिनर है पेपर को सेट करने वाले वो थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए रेखांकित अंश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुंदरियों के आसीन आंसीनकारी नुपुर वाले चरणों की मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णा वसंत के रूप में झूलता था। देखिए यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका मानना था, क्या मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय कोई जो कोमल और संगीतमय नुपुर वाली जो चरणों से उस पर क्या करें प्रहार करती थी ना। तो ये जब तभी अशोक के जो है अशोक के वृक्ष पर तभी पुष्प आते थे उनका मानना था। ठीक है ना। कवि कह रहे हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर क्या प्रहार करती थी। अशोक के फूलों करती थी। कोमल कपोलों पर गणावसत के रूप में झूलता था। देखिए अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण अगर देखा जाए तो सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। ठीक है ना। फूलता था उन्होंने वो अपने क्या करती थी कानों का आभूषण उसे बनाती थी। यह कर्णफूल जो था कपूल कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। और चंचल नील अलकों की अंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी मतलब उसे बांधती थी जब उसमें, तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुनी कितना बढ़ जाती थी? 100 गुना बढ़ जाता था ये। ठीक है ना। और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। ठीक है ना। नहीं जो देखते थे वो एकटक देखते ही रह जाते थे। तो विद्यार्थी ये हो जाएगा रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब लेकर सेशन को। तो ये तो हो गया आप लोगों का संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित
किया है। तो देखिए यहाँ पर कालिदास की बात होती है प्रिय विद्यार्थी, किसकी बात होती है? कालिदास जी ने सम्मानित किया था ना। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार थे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप में देखा जाए तो आभूषण के रूप में यहाँ पर लेके उन्होंने देखा किया किया हुआ था ना फूल आने के संबंध में। आंसीन जकारी और कर्णावंश के अर्थ लिखिए, ये आपका हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए ये महत्वपूर्ण रूप से जब समाप्त हुआ आपका ये पैरा, तो इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा पैरा दिया हुआ है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा। तो इस प्रकार से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको भी आप सभी लोग जो है इसे देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, और पूछने वाला है ये, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहला जो पैरा था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये पैरा भी देख लीजिएगा आप सभी लोग जो है, निंदा रस वाला, जो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है ना, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते, ये है आप लोगों का। देखिए काव्यांश से प्रश्न है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो देखिए ये पवन दूतिका का है, हरियोध ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है ना। महत्वपूर्ण रूप से है ये आपका, ये भी। तो यहाँ पर जब ये भी महत्वपूर्ण रूप से हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पर पहला तो ये हो गया कि पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। पहले तो पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्य जो है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? महाकवि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास ना, प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक जो काव्यांजलि में संकलित किया गया है, पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से लिया गया है, ठीक है ना। तो शीर्षक जो है वो क्या है? शीर्षक का नाम पवन तूतिका है, और जो लेखक हैं, कवि हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो गए, ठीक है ना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर रेखांकित अंश की, और अब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों लेकर यहाँ पर रेखांकित अंश में क्या बात किया गया है। कोई प्यारा कुसुमे कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, ठीक है ना। तो रेखांकित हे पवन, देखिए यहाँ पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी कह रहे हैं, हे पवन कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पद्म को चूमना चाहती है। तो देखिए ये पवन कृष्ण घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए, तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह वीरा में मुरझाई हुई एक तरुणी, जिसे राधा का नाम दिया गया, राधा अपने कमल समान कोमल घरणों को चूमना चाहती है ना, कोमल चरणों को चूमना चाहती है, और शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें कोई याद आ जाए, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से जो है यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? तो राधा जी की जो तुलना की गई है किससे की गई है? मुरझाए हुए पुष्प को ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? राधा जो है पौंदुतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए क्या कह रही हैं? कह रही हैं श्री कृष्ण के कमल नयन चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो ये देखिए राधा की बात हो रही है ना। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, ठीक है ना। तो वो बताना चाह रही है कि मतलब उनकी क्या स्थिति इस समय है, क्या समस्याएं हैं उनके, मतलब वो ना वो अपनी व्यथा को बता रही हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था पर आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों। तो इसी के बेस पर देखिए ये था आपका ना। तो ये तो आप कर लेंगे इसको। अथवा में देखिए जो है इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। ये देखिए एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है यहाँ पर। वासुदेव सरगढ़वाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा आप सभी लोग, हर बार पूछे जाने वाले ये व्यक्ति हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वासुदेव सरगढ़वाल जी का देख लेंगे तो हो जाएगा आपका काम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये देखिए आपका हो गया काव्य में ना, जिसमें जयशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा जो है, पंचलाइट के बारे में प्रिय विद्यार्थियों जो है बहादुर कहानी का जो मैंने सारांश बहुत अच्छे से बताया हुआ है आप लोग को। रश्मि रथी खंड काव्य को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को। एक बार यदि आप लोगों ने उसे पढ़ लिया तो रश्मि रथी, जिसमें कर्ण की जो वीर गाथा है उसकी बात की गई है पूरी,
उसे आप भूलेंगे नहीं, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेशन को लेकर अपने। अब यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर है 8वें का क। यहाँ पर खंड ख में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो है ये संस्कृत का थोड़ा सा पोर्शन आप लोग को मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बहुत है ये ज्यादा, क्योंकि ये जो है महापुरुष लौकिक अथवा में देखिए यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक ना। तो मैं यहाँ पर आप लोग को इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, और आप तो लिख ही लेंगे इसका संदर्भ जो होगा। तो संस्कृत दिग्दर्शिका के फलाने नामक पाठ से लिया गया, इसके जो कवि रचनाकार के रूप में अगर हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए ये अनुवाद पहले समझ लिया जाए। महापुरुषा महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्या यत्र कदापि भ्रस्यन्ति। महापुरुष जो होते हैं वो सांसारिक प्रलोभनों से बधे हुए कभी भी अपना निर्धारित लक्ष्य नहीं पा पाते। यानी जो महापुरुष लोग व्यक्ति होते हैं, महापुरुष जो होते हैं वो सांसारिक प्रलोभनों से बधे हुए कभी भी अपना निर्धारित लक्ष्य जो है वो नहीं पा पाते। कदापि भ्रश्यन्ति, वह कभी भी नहीं पा पाते। देश सेवानुयुक्तम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुम ना शक्नोत। नहीं, देश सेवानुत, देश सेवा के लिए समर्पित यह नवयुवक उच्च न्यायालय की सीमा में टिक नहीं सका। देश सेवा के लिए समर्पित, देश सेवानुरक्तो, देश सेवा के लिए समर्पित यह नवयुवक उच्च न्यायालय ना, उच्च न्यायालय की सीमा में टिक नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू ना, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय प्रभृति राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नायकों के साथ ना, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय के साथ अन्य राष्ट्रीय नायकों के साथ उन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है ना। स्वस्य देश्यम स्वतंत्रता संग्राम में वास्ते देहल्याम त्रयोदशमी तमे, मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया, शामिल हुए, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और अत्रे ना देहल्याम त्रयोविंशति तमे, और दिल्ली में कांग्रेस के 27वें त्रयोविंशति मतलब 23वां जो सम्मेलन हुआ था, 23वें सत्र में उन्हें राष्ट्रपति पदम से सम्मानित किया गया। किससे किया गया, राष्ट्रपति पदम से। कांग्रेस स्वाधीनम अध्यक्ष पदम ना, तो राष्ट्रपति पदम से जो है, अध्यक्ष पद से जो है इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था आपका देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपका पैरा, जिसका कि अनुवाद मैंने आप लोग को बता दिया। अथवा में देखिए जो ये दिया गया, अथवा में यहाँ पर आप सभी लोगों को, तो बौद्ध युगे मतलब क्या होता है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में इन सिद्धांतों का व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताम आसन बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, यानी बौद्ध काल में इन सिद्धांतों का उपयोग जो था व्यक्तिगत जीवन को संबोधित करने के लिए किया जाता था। व्यक्तिगत जीवन को संबोधित करने के लिए किया जाता था। परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग करणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिस्य साधनानि सन्ति। तो परमद्य इमे सिद्धांता ना, तो आज ये सिद्धांत जो है राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति का क्या है, साधन के रूप में है। राष्ट्रनायक जो थे, राष्ट्रनायक कौन, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, श्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रनायक कौन, राष्ट्रीय नेता जो थे श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन के साथ ना, चीन के साथ सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांत एवाभवत। तो यहाँ पर जो था राष्ट्र के नायक या राष्ट्रीय नेता जो थे श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस दौरान की बात हो रही है, चीन के साथ भारत की मित्रता 5 गुणों के सिद्धांत यानी पंचशील सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आप सभी लोगों का।
तो दोनों का आपको अच्छे से समझाया गया प्रिय विद्यार्थियों, उसको अच्छे से लिख दीजिएगा जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए श्लोक को देखिए, यहाँ पर दिया गया है, श्लोकों का भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर ना। अभूत प्राची पिंगनाम रस पतिरीव प्राप्य कनकम गतस्यायोच्छन्द्रो बुधनन इव ग्रामस्यदसि क्षण क्षीण स्तारा नृपतय इवानुद्यमत्प्रा न दिया राजन्ते द्रविड़ी रहिता नाभि गुड़ा। यानी स्वाद के स्वामी की तरह अभूतपूर्व पूर्वी गुलाबी को सोना मिला, गांव सभा में छाया चंद्रमा बंधु की तरह चला गया है। हाँ, बंधु शब्द निप्रेम इवाम, तो ठीक है। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों हैं यहाँ पर दो, इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर इसका अध्ययन मतलब देख सकते हैं। छड़म छिड़ सितारा, यानी एक पल के लिए देखा जाए तो सितारे सितारे जो थे उन राजाओं की तरह फीके पड़ गए जो अपने प्रयासों में व्यस्त थे। न दिया राजन ते द्रविड़ रहिताम ना भिव गुड़ा, हे राजन उन्हें धन के बिना नहीं दिया जाना चाहिए और न ही वे गुड़ी हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका अथवा में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये पैरा है, इस पैरा को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है, आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना हो जाएगा आपका, और यहाँ पर वाक्य का प्रयोग करना है, मुहावरे और लोकवंतियां हैं ये। तो आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, जले पर नमक छिड़कना मतलब क्या करना, कष्ट में और भी कष्ट देना ना, या पीड़ित को और पीड़ित करना ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आग नात न पीछे पगा, मतलब ना ठीक है, कोई शुभचिंतक का न होना। ठीक है, ये एक तरीके से हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। अब आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ठीक है ना। तो मतलब एक विचार पर कायम न रहना लोगों का ना, मतलब अलग अलग तरीके से जो है कई प्रकार का विचारों का समावेश या होना, तो वो भी देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। 10वां देखिए, एक उद्देश्य का ना होना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का मतलब कह सकते हैं हम लोग कि किसी एक उद्देश्य का ना होना। जैसे कहा गया 1857 क्रांति जो था उसमें जब सभी क्रांतिकारी थे उनकी अपनी अपनी ढपली थी और अपना अपना राग था, यानी उनका कोई एक उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए वो विफल भी हुआ था। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को शिक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से तौलना चाहा, कतिपय देखिए स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया ना। तो यहाँ पर आजाद उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसा तोलना चाहा, कतिपय पुरुष सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वही वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, तो उन्हें 51,000 रुपए जो था वो भेंट किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था बताइए। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए संग्राम करते उस समय व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं बल्कि स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य था। क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य था। दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग के लिए क्या किया गया, शहीदों को एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये धन से यहाँ के शहीदों को एक बड़ा स्मारक क्या किया जाए, बनाया जाए ना, इसलिए उन्होंने उस धन को लौटा दिया। सही अर्थ लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, सुर सुर कायर और योद्धा, वीर और देवता, बहादुर और निश्चर, योद्धा और दुर्बल, भवन भुवन। तो इसमें देखिए छाट के चारों में से दोनों ये बस में से जो सही रहेगा उसको बताना है। जैसे दो शब्द, एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं यहाँ पर, विधि हो गया, सिखा हो गया, पक्ष हो गया। रास्ता दिखाने वाला जो होता है उससे हम लोग मार्गदर्शक बोलते हैं, तो आप अच्छे से जान रहे हैं। जानने की इच्छा रखने वाला तो उसे हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य करके दिखाना है यहाँ पर। वियोग और करुण श्रृंगार है यहाँ पर। और यमक अलंकार तो जानते ही हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ हो लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग हो ना। जैसे यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराय या खाए बोराय। देखिए दोहा जो है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, यानी अर्ध समात्रिक छंद है और पहले और तीसरे चरण में इतनी मात्राएं, दूसरे पहले और चरण में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं, ये होता है। और एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपके पड़े हैं। ये सोठा का विलोम होता है, यानी दोहा का विलोम सोठा, सोठा का विलोम दोहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और अगर ये एग्जाम्पल में देखा जाए तो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, ब्रणु रघुवर विमल जसु जोदाय को फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु क्लेश विकार। ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। और विषय अपनी भाषा शैली में देखिए क्या करना, निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण
कारण और निवारण क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप, ये भी देखिए यानी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। मेरा प्रिय लेखक, ये तो कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, ये भी बहुत विशेष नहीं है। लेकिन क और ख जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। सब मिला जुला कर पेपर जो था बहुत ही एवरेज था। पेपर में कोई विशेष दम नहीं था, पेपर बहुत ही सिंपल था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। तो चलते चलते मेरी एक बात याद रखिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग।